हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, सो वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑन वर्ल्ड क्लास आंसर राइटिंग। तो देखो, तो डे वन, अगर तुम्हारा आज डे वन है आंसर राइटिंग का, तुम पहली बार आंसर राइटिंग या तो अभी बिगनर हो या अभी शुरू कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो ड्रैगन है तुम्हारा, जो स्किल सेट है, इसे तुम्हें नर्चर करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तब कहीं जाके एक दिन आपकी ये सुपर पावर बनेगा। तब कहीं जाके आप ऐसे आंसर लिखोगे कि एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको अच्छे नंबर देने के लिए, और तब कहीं जाके आप मेंस में इंपैक्ट कर पाओगे, तब कहीं जाके वो वन डे होगा। राइट, तो आइए बात करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अन अकेडमी। राइट, और जो है मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। राइट, प्लस आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम, हमारे ऑसम प्रोग्राम का पार्ट बनना है, तो आप या तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, वहाँ पे आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल पे भी, इस इस व्हाट्सएप जो है नंबर पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। कोई और क्वेरी भी हो तो मुझे आप यहाँ बता सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑसम प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं। राइट, तो दिस इज आंसर राइटिंग वर्कशॉप। पहले कुछ लाइव क्लासेस होंगी और आगे भी और सारी लाइव क्लासेस होंगी, बट आफ्टर दीज लाइव क्लासेस देयर विल बी क्लासेस जिसमें इवैल्यूएशन भी होगा। तो इवैल्यूएशन, फीडबैक, तो ऐसे कुछ 50 मेंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, कल्चर, प्लस वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर एडिंग ज्योग्राफी, सोसाइटी एटसेट्रा। राइट, so this is the intent over here and this is completely free। और ये प्रोग्राम जो पहली क्लास होने जा रही है आफ्टर दिस वीडियो, पहली क्लास जो होगी जिसमें फ्री वैल्यूएशन होगा, वो होगा मंडे को। राइट, इसका भी लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो खैर शुरू करते हैं। मैं प्लानर भी टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दूंगा, तो आपको डेली प्लानर मिल जाएगा। डेली एक सवाल आपसे शेयर किया जाएगा जिसका आपको आंसर लिखना होगा एंड यू विल बी गेटिंग फीडबैक। राइट, इसके अलावा भी आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। ओके, सो पहली बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास आंसर जो हम कह रहे हैं, वर्ल्ड क्लास आंसर होता क्या है। राइट, व्हाट इज अ वर्ल्ड क्लास आंसर। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड क्लास आंसर है, दिस इज योर वर्ल्ड क्लास आंसर। आपका जो आंसर राइटिंग स्टाइल है, जो आपके सोचने का जो तरीका है, वो आपको इवॉल्व करना है एंड उसको अपनी सुपर पावर बनाना है। राइट, अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ ये देखिए टॉपर की कॉपी है, राइट, रैंक 1 की कॉपी है और इसी को फॉलो कर लो, डेफिनेटली यू कैन टेक क्यू फ्रॉम इट, डेफिनेटली यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट क्या आप उसे इमिटेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी एक यू कैन से थिंकिंग स्टाइल है, थॉट प्रोसेस है। राइट, एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर्स को फ्रेम करते हैं। वो जो फ्रेमिंग है उसको आपको इवॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इट इज जस्ट लाइक अ स्किल सेट। तो जैसे साइकिलिंग, अब तुम कहो कि हाँ इसको साइकिलिंग करते हुए देख के तुम भी सीख जाओगे, इनको स्विमिंग करते हुए, या कोई स्विमिंग कर रहा है उसे देख के तुम सीख जाओगे, कोई गिटार बजा रहा है उसको देख के तुम सीख जाओगे, नहीं। तुम्हें खुद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साइकिल पे बैठना पड़ेगा, थोड़ा गिरना पड़ेगा, तब कहीं जाके, है ना, जो है नीचे पानी में कूदना पड़ेगा, और तब कहीं जाके आप ये स्किल सेट सीख पाएंगे। तो दिस इज सिंपली अ स्किल सेट। क्या मैं आपको कहूं कि हाँ ये घूटी है पी लो, इस तो नहीं होगा। राइट, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस है, और इसीलिए वर्कशॉप कह रहा हूं मैं इसको। तो ये जो हमने ऑसम प्रोग्राम शुरू किया, दैट इज अ वर्कशॉप, नॉट जस्ट थ्योरी, है ना, खाली थ्योरी से बात नहीं बनेगी, बट डेफिनेटली बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द प्रैक्टिस, वी मस्ट अंडरस्टैंड सम थ्योरी बिहाइंड आंसर राइटिंग। कुछ फिलॉसफी, कुछ थॉट प्रोसेस यहाँ पे हमें समझना होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आंसर राइटिंग में नॉलेज वर्सेस एक्सप्रेशन की। राइट, तो आंसर लिखने के लिए देखो तुम्हें डेफिनेटली कंटेंट चाहिए। अब ये सवाल ये भी उठता है कि भाई मैंने अभी पढ़ाई शुरू करी है, आई एम अ बिगिनर, क्या मुझे एकदम से आंसर लिख देना चाहिए? शायद नहीं। राइट, शायद नहीं। अगर आपने बिल्कुल आप अगर एनसीईआरटी लेवल पर ही हैं, तब शायद यू शुड नॉट गो फॉर आंसर राइटिंग येट। बट अगर लेट्स से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लेट्स से आप मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, आप हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं, और एक बार जब मैंने आपको फ्रैगमेंटेड पॉलिटी पढ़ा दिया, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी आपको समझ में आ गया, आपके पास गुड इनफ कंटेंट है उस आंसर को लिखने के लिए, देन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। देखो फायदा ये भी होता है कि देखो नॉलेज ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब तुम कहोगे कि अब मेरे पास 100% ज्ञान है, अब मैं लिखना शुरू करूंगा समथिंग। राइट, तो एक तो वो इश्यू है कि कभी 100% नहीं होगा, कभी वो मुहूर्त, कभी वो दिन नहीं आएगा। दूसरी बात, वंस यू स्टार्ट राइटिंग, तुम्हारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द कंटेंट, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट बहुत चेंज हो जाता है। देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स जो तुम यूज कर पाते हो आंसर में। राइट, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आंसर राइटिंग जल्दी से जो है शुरू करी जाए। आई एम नॉट सेइंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे, बट स्पेशली अगर आपका लेट्स से किसी कंटेंट में डेप्थ आ गई, किसी सब्जेक्ट में डेप्थ आ गई है, मे बी सेकंड थर्ड मंथ में कम से कम स्टार्ट करने की कोशिश तो करनी चाहिए। और ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल स्किल सेट जो आप आसानी से मास्टर कर सकते हैं। राइट, तो कहानी एक्चुअली है एक्सप्रेशन की।
तो जैसे ही हम कोई सवाल देखते हैं, पहला सवाल आता है शुरू कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें, राइट है ना, लिखें क्या। ज्ञान तो बहुत सारा हो गया, आपने फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में बहुत सारे पढ़ लिया आपने कि मराठास भी थे, राइट, मुगल्स का डिक्लाइन भी हो गया है, हैदराबाद भी आ गया है, राइट, बंगाल भी जो है वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो रहा है, अवध भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, राइट है ना, ये सारी बातें आपने समझ ली, बट उसको लिखें कैसे, पेपर में उतारें कैसे, है ना। तो बड़ा जो गेम है एक्सप्रेशन का है, राइट। कंटेंट तो देखो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, है ना, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे आपका कंटेंट ग्रो करेगा, बट फाइट है कि हाँ उसको पेपर में कितना उतारें, कैसे उतारें, क्या फ्रेमवर्क हो। ये जो थॉट प्रोसेस है इसमें हम आपकी मदद करने वाले हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक वर्ल्ड क्लास आंसर कैसे इवॉल्व होता है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस है इट इज मोर अबाउट एक्सप्रेशन, नॉट अबाउट कंटेंट, राइट। कंटेंट तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपको वो ज्ञान मिलता जाएगा, स्पेशली अगर आपने पढ़ रखा है, 3 महीने ऑलरेडी इनटू प्रिपरेशन है, कुछ टॉपिक आपने खत्म कर लिए हैं, या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक से थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग इज मोर अबाउट एक्सप्रेशन, राइट। कंटेंट यस नो डाउट, विदाउट कंटेंट तो सेंस नहीं बनेगा, बट यू मस्ट लर्न हाउ टू एक्सप्रेस, राइट। कभी कभी होता है कि हमने आपसे सवाल पूछा कि आता तो है पर कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, दिल में कहीं है, पता नहीं कहां से शुरू करें। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे आज थ्योरी में बात करेंगे कि क्या सोचना चाहिए। तो आइए तो टॉपिक लेते हैं फिलॉसफी ऑफ द आंसर। ऑलरेडी हमने समझा वर्ल्ड क्लास आंसर स्किल सेट है, हमने समझा नॉलेज वर्सेस एक्सप्रेशन। आइए बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ द आंसर की। फिलॉसफी ऑफ द आंसर, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये आंसर तुम इसलिए नहीं लिख रहे हो कि मैंने कोई अपना ज्ञान किसी आर्टिकल में दे दिया है, राइट, और इस आर्टिकल को पढ़ के पढ़ने वाले पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये आंसर लिख रहे हैं ताकि कोई एग्जामिनर इसको चेक करे और उससे खुश हो जाए, और रिटर्न में आपको चाहिए 5, 5.5 नंबर कुछ या 55% नंबर, 60% नंबर आपको 10 में से वो दे दे, जो कि हाई नंबर है, हाई मार्क्स है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, ठीक है। या फिर जो भी हाई स्कोर पॉसिबल होता है एक नंबर में वो आप स्कोर कर दें, राइट। अगर आप यूपीएससी नहीं कुछ और लिख रहे हैं तो जो भी एक हाई स्कोर है, राइट, वो आप स्कोर कर सकें। तो इसीलिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द आंसर, कि सोचना ही कैसा चाहिए, राइट। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जामिनर वांट्स। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो जो है रामधीर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर द कॉलेज। ऐसा किसी ने फादर ने सवाल पूछा अपने बेटे से। मान लीजिए आपके फादर आपसे सवाल पूछें कि बेटा कॉलेज खत्म होने वाला है या बेटी कॉलेज खत्म होने वाला है, अब आप क्या करने वाली हैं, राइट। तो एक तरीका देखिए आंसर का क्या है। एमबीए भी एक ऑप्शन है, वाइबल ऑप्शन है, इससे कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट। मैं यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, राइट, उससे मैं सोसाइटी को कुछ कर पाऊंगी। एमटेक भी मेरी लिस्ट में है, इससे कोई स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। अब ऐसे 3 पॉइंट देकर भाई साहब कमरे से बाहर निकल जाए तो क्या फादर को, पापा को कुछ समझ में आएगा, राइट। क्या इससे वो कुछ निकाल पाएंगे। तो सवाल उन्होंने पूछा था, है ना। और ये थिंक अबाउट दिस कन्वर्सेशन, दिस इज नथिंग बट अ कन्वर्सेशन, एंड इज दिस कन्वर्सेशन मेकिंग सेंस। विल रियलाइज नो कि यहां पे 3 पॉइंट दे दिए गए हैं, बट इस 3 पॉइंट का करना क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो दिस इज टेक 1। पापा ने वापस बुलाया, डांट लगाई, कह रुको दोबारा पूछता हूं, राइट। दोबारा सवाल पूछा उन्हें, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर द कॉलेज, राइट। तो अब देखिए इस बार बेटे का जवाब। बेटे का जवाब है, पहले वो क्वेश्चन को समझ के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पापा ने पूछा ही क्या है, कि एज द कॉलेज इज अबाउट टू एंड वी शुड डेफिनेटली डिस्कस व्हाट शुड बी माय फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड दीज आर द अवेलेबल ऑप्शंस, या फिर वाइबल ऑप्शंस। कि पिताजी कॉलेज खत्म होने वाला है, राइट। तो आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं कि अब कॉलेज के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो पापा ने इसीलिए पूछा था, तो आपने एसेंस को पकड़ लिया कि पूछा ही क्यों गया था, राइट। और उसको अप्रिशिएट भी किया और बताया कि हाँ रुकिए बताता हूं मैं। फिर आपने वही 3 ऑप्शन बताए, बट यहां भी आपने पापा को खुद समझने के लिए नहीं छोड़ दिया कि हाँ वो क्या मैं करने वाला हूं। आपने पापा से बोला कि बट एज यू आर अवेयर ऑफ माई एफिनिटी टूवर्ड्स द पब्लिक सर्विस, आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर ब्लेसिंग्स एंड विल स्ट्राइव टू मेक यू प्राउड, राइट। कि आपको पता है कि भाई पब्लिक सर्विस की तरफ मेरी एफिनिटी है, तो बस मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा और मैं आपको जरूर जो है आगे जाके सक्सेसफुल होकर आपको प्राउड फील कराऊंगा। नाउ फादर इज फादर इज वेरी हैप्पी। उनको आपने उनसे ब्लेसिंग भी मांग लिए, राइट, प्राउड भी फील करा रहे हैं, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी हैप्पी। नाउ इट मेक्स सेंस, दिस कंप्लीट कन्वर्सेशन मेक्स सेंस नाउ।
द पॉइंट इज कि ये जो एग्जामिनर है ना, जिसने आपसे सवाल पूछा है, राइट, तो ये भी एक कन्वर्सेशन है। ये आपके और एग्जामिनर के बीच का कन्वर्सेशन है। ऐसा रैंडम नहीं कि हाँ उसने कुछ क्वेश्चन दिया, हमने कहा 4 पॉइंट है और चले गए। दिस विल नॉट मेक सेंस, राइट। विल हैव टू टॉक, विल हैव टू से कि भाई तुमने जो सवाल पूछा है वो क्यों पूछा है, क्या चीज है, उसका जो है मे बी एसेंस क्या है, राइट। और फिर हम बताएंगे कि हमारे पॉइंट्स क्या है, और फिर हम फाइनली बताएंगे कि क्यों जो सवाल तुमने पूछा तो उसमें मेरा टेक क्या है अगर जरूरत पड़ी, या फिर जो है फाइनली मैं क्या कहना चाहता हूं। इस तरह का फाइनल कुछ होना चाहिए। तो कमिंग टू दिस बेसिक पॉइंट कि हाँ उस सवाल में, आपके आंसर में देयर हैज टू बी सम इंट्रोडक्शन, देयर हैज टू बी सम बॉडी एंड देयर हैज टू बी सम कंक्लूजन एज वेल। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ना, देखो दिस इज लाइक जो है आप डेफिनेटली किसी और स्कूल ऑफ थॉट की बात कर सकते हैं, है ना, बट दिस स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन फ्रॉम एवरनोट। एवरनोट जो कि यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा है, वो भी कहता है कि अगर कोई आर्टिकल लिखो तो यू शुड हैव दिस फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब आप कहेंगे तो हर कोई बता रहा है सर नया आपने क्या बता दिया। हाँ, इसमें कोई नया नहीं है, राइट। मैं खाली तुम्हें कनेक्ट करना चाहता हूं कि देखो हम पहले सोचेंगे कैसे। पहली बात जो है हम बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन की, कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि उस पेपर के थ्रू एग्जामिनर ने एक रिटन में तुम्हें सवाल लिख कर दिया और तुम्हें उसको आंसर करना है, राइट। अब इसके लिए पहले थोड़ा भूमिका है ना, सेटअप, राइट, है ना। तो ये एक सेंटेंस वो कह रहा है कि भाई अटेंशन ऑफ योर रीडर ले लो। एक सेंटेंस वो कह रहा है कि थीसिस स्टेटमेंट, यानी कि यहीं पे थोड़ा सा आंसर बता भी दो, फिर वो सारे पॉइंटर्स भी दो, राइट, है ना। सारे पॉइंटर्स बताओ कि हाँ भाई इसमें क्या है उसमें क्या है, एंड फाइनली कंक्लूड भी करो कि भाई आपकी थीसिस है क्या। और तुम देखो तो कंक्लूजन में भी थीसिस है और इंट्रोडक्शन में भी थीसिस है। इसको अभी थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, डोंट वरी, अभी जाएंगे डीप जाएंगे, इंट्रोडक्शन में और समझेंगे। तो पहली बात तो हम ये फिगर आउट कर लें कि हाँ वी नीड इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तभी कन्वर्सेशन कंप्लीट है, कन्वर्सेशन आधा अधूरा नहीं है, ठीक है। तो ये आईबीसी फ्रेमवर्क इज इंपॉर्टेंट बट इट इज बेसिक एज वेल, राइट। चलो अभी तक हमने कोई ऐसी जबरदस्त बात नहीं करी, अभी पहले खाली फ्रेमवर्क सेटअप किया है, आईबीसी की बात करी है कि हाँ भाई इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होता है, बट अभी बात पूरी नहीं हुई है। इसको स्थापित करने के लिए है ना कि क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होगा, हम आएंगे उस पर, बट उसके पहले जरूरी है थोड़ा सा गणित कर ले, कैलकुलेशन। आइए करते हैं कैलकुलेशन। तो मैं चाहूंगा कि देखो आंसर राइटिंग तुम जब भी करना तो पहली बात तो यूपीएससी के इस पेज पे करना। तो टेलीग्राम पे विल शेयर द पेज एज वेल, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मे बी उसके 50-60 प्रिंट आउट निकाल लो, 100 प्रिंट आउट निकाल लो और उसी में प्रिंट आउट में प्रैक्टिस करो। Now one thing which I want you to do, maybe right now, आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को, राइट, और एक चीज कैलकुलेट करो कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं, राइट, कि कितने शब्द आपके एक लाइन में आ रहे हैं। दूसरा, एक स्टेटमेंट में, यानी जहां से आपने एक सेंटेंस शुरू किया, करते 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 जहां फुल स्टॉप लगाया, एक स्टेटमेंट में कितने वर्ड आ रहे हैं आपके। तीसरा कैलकुलेशन आपको करना है कि भाई जो है नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ पैराग्राफ, की एक पैराग्राफ में तुम कितने शब्द लिख देते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ पेज कितना हो जाता है तुम्हारा। और इससे तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा स्पेस एलोकेशन कितना है। तुम्हें पता चलेगा कि जब तुमसे 200 वर्ड लिखने को कहा जाता है तो तुम एक्चुअली कितना स्पेस ऑक्यूपाई करोगे। तो ये तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि हाँ सपोज दूसरे पन्ने पे अगर मैं कुछ डायग्राम ना बनाऊं समथिंग, तो यहां तक आते आते मेरे 200 वर्ड खत्म हो जाते हैं। तो दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया कि हाँ मुझे कैसे लिखना है, कितना लिखना है, देर हो रही है, जल्दी हो रहा है, सब समझ में आने लगेगा तुम्हें। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड नो नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट। काउंट करिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट मेरे आ रहे हैं 10, और कोई कहेगा नहीं 30, कोई कहेगा 35, कोई कहेगा 40, है ना, क्या सही क्या है। तो ऑप्टिमम लेंथ ऑफ अ स्टेटमेंट जो है, हालांकि ये राइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, राइट, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सोचना है, बट ऑप्टिमम लेंथ है 17 to 22, मिनिमम इस रेंज में तो आपको होना ही चाहिए। बट अगर आपकी राइटिंग बहुत मैच्योर है और आप और ज्यादा वर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद भी कॉम्प्रीहेंड किया जा सकता है, तो देन इट इज फाइन। छोटा स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे ना कि राम गया, वहां पे उसने पानी पिया, वहां पे जो है पानी पीने के बाद वो खड़ा हो गया, खड़े होने के बाद जो है दौड़ने लगा, है ना, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या होगा कि थॉट प्रोसेस ब्रेक होगा, एग्जामिनर बार बार पॉज देगा, तो वो समझ नहीं पाएगा, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो,
क्योंकि तुमने बहुत सारे ब्रेक दे दिए। उल्टा अगर समझो कि राम वहां जा रहा था, लेकिन वहां जाते जाते वो रुक गया, और वहां जाते जाते जो है रास्ते में उसको राधा मिली, राधा से उसने कहा कि जो है तुम कहां जा रही हो, और श्याम भी वहीं खड़ा था, और श्याम ने पूछा, मतलब ऐसे प्रिपोजिशन, ऐसे कंजंक्शन लगा लगा के अगर तुम लेंदी करते चले जाओ तो आफ्टर अ पॉइंट एग्जामिनर विल फॉरगेट कि तुम भाई क्या कहना चाहते हो। तो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर कॉम्प्रीहेंड कर पाए। अब ये फीडबैक आप किसी से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं कि भाई आपका स्टेटमेंट बहुत लेंदी है या बहुत शॉर्ट है। दिस इज वेरी बेसिक, कोई बड़ी बड़ी कहानी नहीं। फिलहाल इस थीसिस के हिसाब से हमें समझ में आएगा कि जो एवरेज स्टेटमेंट लेंथ है वो 20 के आसपास आ रही है। हो सकता है आपकी एवरेज 25 है, इट्स ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर एवरेज लेंथ 20 है और तुमसे कहा गया कि 200 शब्दों का एक आंसर लिखो, तो अगर 200 बाय 20 किया हमने, है ना, 20 लिखा है ना, थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, तो 20, तो 200 बाय 20 अगर हमने किया तो एक्चुअली आंसर लिखने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेटमेंट है। ये पूरा गेम, पूरा खेल सिर्फ 10 स्टेटमेंट का है। 200 वर्ड्स 10 स्टेटमेंट्स, और अगर सोचो 150 वर्ड्स हुआ तो वो 7.5 स्टेटमेंट, यानी लगभग 7 स्टेटमेंट की ही कहानी है। तो 7 स्टेटमेंट या 10 स्टेटमेंट में तुमको 200 वर्ड का आंसर लिखना है। बात अभी ध्यान रखिएगा कि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इस समय बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं अपने आईबीसी पे, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पे, तो हमें दिख रहा है कि इंट्रो में अगर मैंने 2 स्टेटमेंट लिख दिए और कंक्लूजन में 2 स्टेटमेंट लिख दिए तो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेटमेंट बचते हैं। ओहो, अब तुम्हें रियलाइज होगा कि पॉजिटिव, तुम्हें रियलाइज होगा कि भैया हमारे पास स्टेटमेंट बहुत कम है, एक एक गोली कीमती है, निशाने पे लगनी चाहिए, राइट। अब तुम ये फर्जी भूमिका नहीं बना सकते, राइट। और बॉडी तो डेफिनेटली, आंसर तो बॉडी में लिखा हुआ है। इंट्रो तो भाई कनेक्ट कर रहा है सवाल से, कंक्लूजन आपका फाइनल टेक दे रहा है, लेकिन मेन जो आंसर बॉडी में लिखा हुआ है। तो सही तरीका क्या होगा कि शायद इंट्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा क्रिस्प रखना चाहिए। पहली बात तो ओवरऑल आंसर ही क्रिस्प रखना चाहिए, और दूसरी बात इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ज्यादा क्रिस्प होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा फोकस कर सकें बॉडी पे, राइट। 8 स्टेटमेंट अपने बॉडी पे आप फोकस कर सकें, तब कहीं जाके शायद आप ज्यादा पॉइंट्स दे पाएंगे। तो अगर आपको नॉलेज है, राइट, तो बॉडी में ज्यादा स्टेटमेंट रखो। अगर नॉलेज कम है तो बिल्डअप में, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज्यादा स्टेटमेंट रखो। तो पहली बात हमने समझी कि भाई नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास कितने हैं, और हम किस तरीके से, या फिर ये समझ लें कि हम उसको बहुत जुडिशियसली यूज करने वाले, राइट, है ना। वर्ड्स की कीमत समझो। चलिए खैर, तो हमने कैलकुलेशन समझ ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक वर्ल्ड क्लास आंसर का फ्रेमवर्क कैसा होगा। ओके, यहां पे अब तक हमने बैठा लिया है क्या कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के हिसाब से हम चलेंगे, राइट। उसका पीछे का लॉजिक समझा हमने, और हमारे पास 200 आंसर के लिए 10 स्टेटमेंट होते हैं, हमने ये भी समझ लिया, राइट। अब इसमें थोड़ा स्टार मार्क कर लेते हैं, थोड़ा और आगे बताऊंगा, बट बढ़ते हैं अभी। तो फ्रेमवर्क, तो वर्ड क्लास आंसर के फ्रेमवर्क के लिए सवाल ले लेते हैं। हाउ टू राइट अ वर्ड क्लास आंसर, राइट, योर वर्ड क्लास आंसर, कि तुम कैसे एक वर्ड क्लास आंसर लिखने लगोगे। आइए एक आंसर लिख के देखते हैं। ओके, तो ये आंसर मैंने बनाया कि हाउ टू राइट अ वर्ड क्लास आंसर। आइए पढ़ के देखते हैं। पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एज आंसर्स आर मेंट टू हुक द एग्जामिनर एंड फेच मोर मार्क्स, द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट शुड स्ट्राइक एट द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन along with establishing link with the body of the answer। अब जो इसका पहला स्टेटमेंट देखो, राइट, पहला स्टेटमेंट तुम्हें दिख रहा है कि meant to hook the examiner, राइट, है ना, and fetch marks। तो मैंने क्या बताया कि वर्ड क्लास आंसर का फायदा क्या है, तो हमने बात करी एसेंस की, राइट, और आगे की तरफ इंडिकेट कर दिया। अब आते हैं बॉडी पे कि भाई हम क्या लिखने वाले हैं। हल्का सा बिल्डअप में भी जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत है तो ठीक है। पॉइंट वन में तुम देखोगे तो मैं कह रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, सबसे पहले आप वो लिखेंगे, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करो, एज फार एज पॉसिबल सब्सटैंशिएट, राइट। और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट जवाब है ये, राइट, तो मे बी यहां पे तुम 2 स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने समझा कि स्टेटमेंट्स की थोड़ी कमी है। सिमिलरली पॉइंट 2, दूसरा पॉइंट,
जरूरत अनुसार आप मैप या डायग्राम भी डाल सकते हैं, जरूरत अनुसार फ्लो चार्ट भी डाला जा सकता है कि वर्ल्ड क्लास आंसर के क्या क्या पॉइंट होंगे, राइट, कि क्वेश्चन डिकोड करोगे तो क्या सोचना है, कि क्वेश्चन कीवर्ड, एसेंस ऑफ द क्वेश्चन कीवर्ड्स, राइट, हाइजीन, कि हाँ ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी इन द सेंस कि हाँ लेजिबल होनी चाहिए, ठीक है, इसके पहले कि तुम परेशान होने लगो। अप्रोच नैरेटिव हो सकती है, डिडक्टिव हो सकती है। राइटिंग स्टाइल, राइट, है ना, तो राइटिंग स्टाइल एक आइडिया, एक पैराग्राफ, कोहेरेंस जो है, फिर जो है तुम्हारा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, देन ओपिनियन अगर जरूरत पड़े तो एज रिक्वायर्ड। अब ये क्या है कि ये फ्लो चार्ट एग्जामिनर को बता रहा है कि तुमको इस कंटेंट के बारे में पता है, भले क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड्स कम है, तो फ्लो चार्ट इज अ गुड टेक्निक, यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज। बात करेंगे थोड़ी देर में फिर से फ्लो चार्ट की, तो अभी एक एक पार्ट फिर उठाएंगे, बट हाँ सिमिलरली पॉइंट 3 लिखोगे, पॉइंट 4 लिखोगे, कोई अगेन रेलेवेंट डायग्राम मिलेगा लगा दोगे, यहाँ मैंने ऐसे ही डायग्राम लगा दिया अमीबा का। सिमिलरली जो है एक 5वां पॉइंट, अब आगे के पॉइंट में कोशिश करो कि एक ही स्टेटमेंट में खत्म कर दो, क्योंकि पहले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, शायद तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट उसके बाद तुम पॉइंट्स जो होंगे वो शायद ऑक्सिलरी हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, तो फिर उसको ज्यादा इलैबोरेट मत करो एंड फाइनली कंक्लूड करो। तो इस तरह का कुछ तुम्हारा आंसर दिखना चाहिए। नाउ वापस देखते हैं जरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमने बात करी कि भाई हुक क्रिएट करने की कोशिश करो, एग्जामिनर को लगे कि भाई तुमने समझ लिया सवाल को, तुमने डिकोड कर लिया है, तुम बिल्कुल पकड़ ले गए कि क्या पूछा है। ऐसा ना लिख दो एग्जाम जो है अपने इंट्रोडक्शन में कि उसे लगे कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि मैं पूछ क्या रहा हूं, या फिर जैसे कि एक सवाल होता है कि लाओ मैं डिफाइन कर दूं जो सवाल पूछा है। अब सोचो मैं अगर यहां पे वर्ल्ड क्लास आंसर की डेफिनेशन लिखने लगता, या ये लिखने लगता कि हां जब से राइटिंग शुरू हुई है तब से आंसर लिखे जा रहे हैं, राइट, डोंट यू थिंक ये सब बिल्डअप करने का, बैकग्राउंड बताने का कि कब से और जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, ये सारा बिल्डअप करने का, या और ऐसे कौन कौन से राइटर हैं जो बहुत फेमस हैं, क्या ये सब बिल्डअप करने का अपने पास टाइम है, क्या स्पेस है, क्या वर्ड है? नहीं, अपने पास है भाई कुल 10 स्टेटमेंट। क्या हम मुद्दे से भटक सकते हैं? नहीं, हमें मुद्दे से भटकने का कोई ऐसा जो है ऑप्शन नहीं दिया गया। जो सवाल पूछा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर हिट करो कि तुमने जो पूछा है वो किस बारे में है या फिर उसका एसेंस क्या है, राइट, एंड उसके आगे बिल्डअप करने की कोशिश करो। तो पहली बात कि हुक बनाओ बाय स्ट्राइकिंग एसेंस, क्योंकि अगर तुमने ये दिखा दिया पहली लाइन में कि तुम सवाल समझ गए हो तो वहीं पे एग्जामिनर रुक जाएगा कि हाँ ये सवाल समझ गए, लो सुनते क्या कहना चाहता है, राइट। तो पहला पॉइंट है सवाल से कनेक्ट बनाना, शो करना कि तुम सवाल को समझ गए हो, राइट, मे बी कुछ विजडम भी डाल सकते हो इसमें। दूसरा पॉइंट है कि अगर तुम आगे ये बता दो कि हां मैं आंसर क्या बताने वाला हूं, उसकी कुछ समरी अगर इसमें दे दो, कुछ जिस्ट या एटलीस्ट ब्रॉड जॉनर्स कि ये किन जॉनर्स में डील करता है या क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, अगर वो थोड़ा सा समअप कर दो तुम यहीं पे दूसरी लाइन में, राइट, तो लिंक विद द बॉडी ऑफ द आंसर अगर तुमने यहां मैच कर दिया तो बेसिकली इंट्रोडक्शन बिकम्स अ स्मॉल आंसर, और एग्जामिनर यही इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ यार बच्चे को पता तो है यार, सवाल भी समझ गया, किस डायरेक्शन में जाना है वो भी बता रहा है, तो इसको दिशा भी पता है और समझ भी गया जाना कहां है, बहुत बढ़िया। तो इंट्रोडक्शन से इंप्रेस हो जाएगा, राइट। आगे बात करते हैं बॉडी ऑफ द आंसर। बॉडी ऑफ द आंसर में देखो स्टोरी टेलिंग नहीं होता है कि उसके बाद उन्होंने ये कहा फिर वो वहां गए फिर वो ये नहीं, मैक्रो पॉइंट्स होते हैं कि हाँ जैसे अगर हम फ्रैगमेंटेड पॉलिटी की बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, तो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में कि हाँ भाई कुछ सक्सेसर स्टेट हैं, कुछ रिबल स्टेट्स हैं, राइट, तो जितने भी सारे स्टेट्स हैं उसमें एक एक स्टेटमेंट की कहानी मत सुनाओ, एक एक स्टेट की कहानी मत सुनाओ कि हैदराबाद में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, नहीं, उसने ये नहीं पूछा है तुमसे। उसने पूछा है कि अगर फ्रैगमेंटेड पॉलिटी क्रिएट हुई है लेट्स से 1750s में, राइट, तो उसमें मैक्रो क्या दिख रहा है, वो ब्रॉड हेडिंग्स क्या होंगी, राइट, तो मैक्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आंसर शुड बी देयर और मैक्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल टॉपिक शुड बी देयर। इट शुड नॉट बी कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क निकले और जाके उन्होंने हैदराबाद स्टैब्लिश कर लिया समथिंग, ये वो सुनना नहीं चाह रहा तुमसे। वो ये देखना चाह रहा है कि तुम कितना ऊपर से देख सकते हो एंड फाइनली कितना सब्सटैंशिएट कर सकते हो। तो वो मैक्रो पॉइंट, वो हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, सब हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनली अगर तुम एग्जांपल दे गए तो तुम इस पॉइंट को प्रूव भी कर गए, एंड देन दिस बिकम्स अ परफेक्ट पॉइंट, राइट, कि हाँ इलैबोरेटेड भी है, क्यों है क्या है वो भी समझा,
हेडिंग में तुमने कोई मैक्रो पॉइंट भी दिया है कि हाँ ये हेडिंग है, ये इस बारे में है। मे बी यू कैन ऑल्सो यूज सब हेडिंग, सब पॉइंट्स कि भाई ए पॉइंट बी पॉइंट, ये भी हो सकता है। हेडिंग्स में और या फिर पॉइंट्स में लिखने में क्या होगा कि तुम वर्ड्स और ज्यादा सेव कर लोगे, राइट। तो इसीलिए मे बी एग्जैक्ट आर्टिकल टाइप मत लिखो कि लंबे लंबे स्टेटमेंट लिख रहे हो, पॉइंट्स में काटना शुरू करो। तो बॉडी को पॉइंट में लिखा जा सकता है, नो डाउट, उसको सब पॉइंट्स में और काटा जा सकता है। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में जो है बात कही जा सकती है कि एग्जाम्पल हैदराबाद और जो है अवध, कि भाई वर्चुअली इंडिपेंडेंट कौन था, एग्जाम्पल हैदराबाद अवध। उसकी कहानी मत बताओ कि हैदराबाद कैसे बना, अवध कैसे बना, बिकॉज जरूरत ही नहीं उसकी। वो तुम्हारी मैक्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट देखना चाह रहा है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि वन आइडिया इज इक्वल्स टू वन पैराग्राफ, राइट। वन पॉइंट इज बेसिकली वन आइडिया वन पैराग्राफ। तो ये जो पॉइंट है, राइट, ये नहीं हो सकता कि इसी में वर्चुअल इंडिपेंडेंट की बात भी कर दूं, इसी में जो है रिबेल स्टेट्स की बात भी कर दूं, है ना, तो सारी कहानी इसी में मिला दूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कहानी, राइट। इट शुड बी ओनली, मे बी ओनली वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कोई एक आइडिया दो या कोई एक पॉइंट दो, वो तुम्हारा एक पैराग्राफ होगा। इट कैन बी ओनली वर्चुअली इंडिपेंडेंट, राइट। और फिर उसका एग्जाम्पल, उसको तुम एक्सप्लेन कर दो क्या होता है वर्चुअली इंडिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लेन करो, एग्जांपल दे दो। दैट्स हाउ यू शुड बी ट्रीटिंग द बॉडी। ना बॉडी में डायग्राम्स, देखो डायग्राम खाली शो ऑफ करने के लिए मत करो। इट शुड नॉट बी अ क्लियर शो ऑफ कि मुझे इंडिया का मैप बनाना आता है तो मैंने इंडिया का मैप बना दिया। इट शुड नॉट बी अ क्लियर शो ऑफ, इट शुड बी रेलेवेंट टू द आंसर। जबरदस्ती मत करो। तो जैसे ज्योग्राफी के आंसर में, हिस्ट्री के आंसर में अगर तुम दिखा पा रहे हो कि रेन कहां पे है, राइट, या फिर लेट्स से अगर जो है रेनफॉल हो रही है, ये एरिया है समथिंग, यहाँ पे जो है आप दिखा रहे हैं कि भाई रेनफॉल से इंपैक्ट है, उसका डिस्कशन है और वो रेलेवेंट टू द आंसर है, यस डू दैट, राइट। क्रॉपिंग दिखा रहे हो या लेट्स से रेन दिखा रहे हो, डिक्लाइन दिखा रहे हो, मराठास का राइज दिखा रहे हो कि इस इलाके में मराठास है, मेक सेंस, रेलेवेंट टू द आंसर है, बना दो। डायग्राम रेलेवेंट टू द आंसर है, बना दो। क्योंकि डायग्राम ऑल्सो शोज कि शैलो नहीं हो तुम्हें पता है, राइट। दूसरा, साफ रखो, गंद मत बचाओ। इट्स अ फेयर कॉपी। तुम एग्जामिनर को पे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हें पता है, राइट, स्मार्ट हो, तुम्हें एक डीएम बनाया जा सकता है, तुम्हें किसी जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी वेरी फेयर, वेरी क्लीन। दूसरा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है रामबाण है। तुम सोचो कि इस फ्लो चार्ट में मैंने तुम्हें क्वेश्चन के बारे में भी 3 पॉइंट बता दिए, राइट, हाइजीन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, अप्रोच भी डिस्कस कर ली, राइटिंग स्टाइल भी डिस्कस कर ली, और ये मेरे वर्ड लिमिट में भी शायद काउंट नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज्यादा नहीं है, राइट। प्लस इंपैक्ट सुपर है, क्यों सारे जॉनर्स जो तुम्हारे यहां पे हैं। देखो, क्या हर आंसर में फ्लो चार्ट बनेगा? नहीं, हर आंसर में फ्लो चार्ट शायद नहीं बन पाएगा, इट्स ओके, बट मे भी तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो 70-80% में तुम्हें फ्लो चार्ट दिखने लगेगा कि हाँ बन तो सकता है, छोटा सा ही सही, किसके 4 पॉइंट। अगेन की फेयर रखो भाई, रफ वर्क ना लगे, लेजिबल रहे, राइट। इट शुड नॉट बी जो है कोड वर्ड्स कि तुम्हें ही समझ में आ रहा है कि वर्ड बचाने के लिए कोडिंग कर दी तुमने। कोडिंग मत करो भाई, उसे समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हो। इट शुड बी वेरी वेरी एक्सप्लिसिट, बट बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बहुत इंसाइट्स दे सकते हो तुम बहुत शब्दों में। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हाँ फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको बनाने चाहिए, राइट, मैप्स एंड ऑल। बट क्या हर जगह मैप चला जाता है? नहीं, बट फ्लो चार्ट क्या हर जगह चला जाता है? यस, दैट शोज कि तुम्हें कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट तुम्हें मैं एक हैक बताऊं तो तुम एक्चुअली पहले फ्लो चार्ट बना दो पेज के एंड में, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा कि पहले 30 सेकंड 40 सेकंड सोच लिया, है ना, और जो है फ्लो चार्ट बना दिया, राइट। अब तुम्हें पता है क्या क्या पॉइंट्स है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसके बाद लिखो जो लिखना है, याद भी हो जाएगा। बट अगेन फेयर रखो, गंद मत जाना कॉपी में, ठीक है। चलो ओके, तो जो है डायग्राम फ्लो चार्ट की हमने बात करी, और मैं कह रहा हूं कि रामबाण है भाई, फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करिए, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आंसर में जबरदस्ती, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन, पहली बात तो देखो जो है क्या होता है, कभी कभी मैंने बहुत सारे आंसर्स ऐसे भी देखे कि जो है बच्चे ने शुरू किया कि कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस था, राइट, और एक्सप्लेन करने लगे, बट रास्ते में फिलॉसफी बदल गई और उसे दिखने लगा कि नहीं फ्रैगमेंटेशन नहीं भी तो था, राइट, कि हाँ ओवरऑल पॉलिटी इन एसेंस तो सेम ही रहेगी, भले राज्य कोई भी करे, अंडरस्टूड, क्योंकि सेम पॉलिटिकल जो है प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और लास्ट में तुम कंक्लूड करने लग गए कि नहीं फ्रैगमेंटेड नहीं था। अरे ऐसे थोड़े होता है,
ठीक है, यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर तुम कह रहे हो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है तो फिर निभाओ उसे, कहो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है। मे बी यू कैन पुट दैट पैराग्राफ इन बिटवीन कि ऐसा भी कहा जा सकता है, बट अपना कंक्लूजन थोड़े बदल दोगे, राइट? कंक्लूजन मत बदल दो कि हाँ जो है नहीं नहीं, शुरू में कहा कि फ्रैगमेंटेड, तो इंट्रोडक्शन कहता है कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी थी, बट कंक्लूजन कहता है कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी नहीं थी। अरे दिस इज नॉट सेंसिबल। स्टिक टू योर फिलॉसफी कि जो भी है तुम्हारा, ठीक है? तो योर कंक्लूजन शुड बी डेफिनेटली अलाइंड विद इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन एज वेल। ऐसा नहीं कि सवाल कुछ और पूछा था, कंक्लूड कुछ और कर रहे हो, कि बात हो रही है फ्रैगमेंटेड पॉलिटी की और कह रहे हो यहीं से तो आजादी मिलेगी हमें 1947 में, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी से तुमने जाके जोड़ दिया कि हाँ भाई फेडरेशन क्रिएट हो गया आगे। अरे कोई लेना देना नहीं इन सब बातों का, ठीक है? इट शुड बी वेरी वेरी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एज वेल। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ऑफ कोर्स दे शुड बी इन सिंक, ठीक है? अलग अलग ना भागे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो एग्जामिनर है तुम्हें इससे रिटर्न में कुछ चाहिए भी, है ना? लेट्स बी वेरी जो है प्रैक्टिकल, कि हमें चाहिए कि हमारा आंसर पढ़े और लास्ट में हमको दे नंबर, भर भर के नंबर दे, खुश हो जाए बिल्कुल, राइट? है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा ना पॉजिटिव मोड में एंड करो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इंप्रेसिव सा लगे, थोड़ा विजडम दो यहां भी उसको। तो देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ना तुम्हारे पास इंप्रेस करने का ऑप्शन है, ऑफ कोर्स बॉडी में भी है, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तुम्हें कोई पॉइंट नहीं देना है ना? खाली तुम्हें एक जो है उसका मैक्रो आंसर देना है, मैं ना माइक्रो समरी देनी कि हाँ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, उसका आगे क्या इंपैक्ट हो सकता है या समथिंग। अगर लेट से किसी और सब्जेक्ट का आंसर है तो आज के सिनेरियो में क्या इंपैक्ट हो रहा है, इससे क्या और अच्छा हो सकता है, कोई सॉल्यूशन, समथिंग लाइक दैट। डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो, राइट? है ना? ये अगर तुम करोगे तो एंड में वो खुश हो जाएगा। अब तुम सोचो पेसिमिस्टिक आंसर दे दो, कह दो सब मोह माया ही है, राइट? क्या ही बचा है जीवन में, तो वो भी कहेगा क्या ही बचा है जीवन में, अकॉर्डिंगली नंबर दे देगा तुमको, राइट? कहेगा नंबर का भी तुम क्या ही करो, कुछ बचा थोड़े जीवन में, राइट? तो इसीलिए जो है उसे थोड़ा पॉजिटिव नोट पे, हैप्पी नोट पे छोड़ो एंड जो है ताकि एंड में नंबर बटोर पाओ। एंड ऑफ कोर्स कंक्लूजन में जो है यू नो एंश्योर करो कि इट इज वेरी मच अलाइंड, ठीक है? नया कंक्लूजन, नई थ्योरी मत देने लगो आगे जाके। खैर, तो हमने ये सारी बातें कर ली, जो है हमने वर्ल्ड क्लास फ्रेमवर्क डिस्कस कर लिया है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन भी डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ी सी जो है बातें जो है और करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू अप्रोच। तो एक बहुत फेमस अप्रोच है इस पिरामिडल अप्रोच, आइए देखते हैं। तो दिस इज मिंटो पिरामिड प्रिंसिपल, है ना? और जो है आंसर राइटिंग में तुमसे मैं कुछ समझाना चाहता हूं तुम्हें कि हाँ तुम्हें किस तरह सोचना चाहिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो तुम कहना चाहते हो वो कह दो, समझे? देखो अब जैसे कि मान लो कि जो है तुम्हारा डिस्कशन हो रहा है अपने बॉस से, और तुम बॉस से ये कहना चाहते हो कि हमें इस कंपनी को या लेट्स से इट्स एजेंसी से डील नहीं करनी चाहिए, राइट? है ना? तो एक तरीका ये हो सकता है कि तुम बॉस को बताओ कि उस एजेंसी का ना, बॉस सुनिए, उस एजेंसी का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? और उस एजेंसी में लोग कम हैं, और उस एजेंसी का कल फोन भी नहीं आया था, और वो एजेंसी शायद बंद भी होने वाली है। इसलिए अरे बॉस कहेगा मुद्दे पे यार कहना क्या चाहते हो? सबका भाई क्या है कि इस समय जो है यू कैन से अटेंशन स्पैन काफी कम है, राइट? सबका ही अटेंशन स्पैन कम है। तो बॉस वुड लाइक टू नो कि क्या कहना चाहते हो। तो रिवर्स बताओ, तुम ये बताओ बॉस को कि बॉस हमें इस एजेंसी को हायर नहीं करना चाहिए। बॉस पूछेगा क्यों? तो बॉस नाउ नोस क्या बात हो रही है, उसे कॉन्टेक्स्ट पता है, राइट? वो अब उसे रीजन दो कि हाँ भाई उसका यू नो जो है पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, बंद होने वाला, जो भी। तो नाउ इट विल मेक सेंस, एवरीथिंग विल मेक सेंस टू बॉस कि हाँ भाई क्या है। तो सबसे पहले की मैसेज दे दो, उसके बाद सपोर्टिंग आर्गुमेंट दो, उसके बाद सपोर्टिंग डेटा दो। तो आंसर में भी किसी भी पॉइंट में, पॉइंट 1 जो था तुम्हारा, ये नहीं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉइंट वन शुड बी मैसेज एंड देन उसको सपोर्ट करो, सब्सटैंशिएट करो। यही हम बात कर रहे थे यहाँ पे। आइए वापस आइए कि भाई सबसे पहले जो है, सबसे पहले बता दो कि क्या है, पॉइंट क्या है, एंड देन सब्सटैंशिएट भी करो, राइट? सिमिलरली एक्चुअली इंट्रोडक्शन भी ऐसा ही है कि तुमने पहले बता दिया कि तुम क्या कहना चाहते हो, दैट विल हेल्प। तो यहां पे लेट मी कम टू दिस पॉइंट। दो तरह की राइटिंग होती है, एक होती है आपकी डिडक्टिव राइटिंग और एक होती है इंडक्टिव राइटिंग। आइए समझते हैं जरा। डिडक्टिव राइटिंग में तुम सबसे पहले कह देते हो कि थीसिस क्या है, कि कहना क्या चाहते हो, राइट? कि क्या कहना है तुम्हें, सबसे पहले यही बता देते हो, और फिर उसका प्रूफ वगैरह जो भी तुम्हें अटैच करना है कि क्यों तुम्हारे हिसाब से थीसिस सही है, तब तुम वो बताते हो,
उसके अपोजिट देखो तो इंडक्टिव राइटिंग में उल्टा होता है। पहले तुम बिल्डअप करते हो कि जो है एक थ्योरी के हिसाब से ऐसा भी है, एक थ्योरी के हिसाब से वैसा भी है, समथिंग लाइक दैट, और फाइनली वो बिल्डअप करके कहते हो कि इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये थीसिस है। दोनों स्टाइल के अपने अपने फायदे हैं। ये जो स्टाइल है, जो डिडक्टिव राइटिंग है, ये जनरली मॉरल मैसेज आपको देना है, कोई पॉलिटिकल मैसेज देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एथिकल मैसेज, समथिंग, कोई डायरेक्टिव देना है किसी को, है ना, कि हाँ ये चाहिए मुझे तुमसे, है ना, कोई डायरेक्टिव्स हैं। और या फिर जो है आंसर ही देख रहे हो जिसमें तुम चाहते हो कि हाँ तुम समझ पाओ, सामने वाला समझ पाए, तो वहां पे इस तरह की राइटिंग हेल्प्स, राइट। एंड दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग। इसमें क्लटर नहीं होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एग्जामिनर को या पढ़ने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कहीं कोई डाउट नहीं। बल्कि दूसरी इंडक्टिव राइटिंग इज मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग, ऐसे जाकिर भाई करते हैं कि बिल्डअप कर रहे हैं कि फिर मैं गया, फिर मैंने देखा, फिर आसमान में बारिश होने लगी, राइट, तब मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। ही बिल्ड्स दैट स्टोरी, राइट। ये स्टोरी टेलर की यूनिक बातें हैं। हो सकता है बहुत अच्छे राइटर हो सकता है आपकी इंडक्टिव राइटिंग में महारत हासिल हो, बट अगर आप बिगिनर हैं और जो है अभी आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए डिडक्टिव राइटिंग एक्चुअली बेस्ट है, क्योंकि आप एग्जामिनर को घुमाना नहीं चाहते। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं, उसे गोल गोल घुमाओ और फिर बताओ कि क्या कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हो क्लियर शब्दों में बताओ, उसको भिड़ते ही बताओ, आंसर दिखते हुए समझ में आ जाएगी तुम्हें क्या कहना है, राइट। ये नहीं वो सोच में पड़ा हुआ है कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, ये बात समझ आ रही है, राइट। तो यू शुड ऑप्ट फॉर डिडक्टिव राइटिंग, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। बट अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं इंडक्टिव मचा दूंगा, राइट, तो डेफिनेटली जो है आप इसके साथ भी जा सकते हैं। ये भी बता रहा है कि देखो एक पैराग्राफ एक आइडिया होता है। एक पैराग्राफ में पहली लाइन, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, उसका एडिटोरियल उठाओ, एडिटोरियल में तुम देखोगे कि एडिटोरियल का एक पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन एक्चुअली तुम्हें बताती है कि इस पैराग्राफ में क्या है, राइट। और बाकी उसका जस्टिफिकेशन होता है कि ये डेटा मिला, उन्होंने भी कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सिर्फ जस्टिफिकेशन। तो अगर एडिटोरियल में तुम सिर्फ पहली लाइन भी पढ़ लो और तुम्हें अगर बहुत डीप नहीं जाना है, देन दिस एडिटोरियल इज डन, राइट। Deductive writing is very very popular in articles, in journalism, in political messages, in moral writing, right, and your answer writing as well. तो UPSC के लिए बेस्ट रिकमेंडेड जो राइटिंग है वो है डिडक्टिव राइटिंग। यू शुड गो फॉर डिडक्टिव राइटिंग, इसे आप डिडक्टिक भी कह सकते हैं। दूसरा एक और बात यहीं पे कहना चाहता हूं, जो दोनों बातें सेम ही है, बट मुझे लगा कि हाँ इसे भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो जैसे कि जो है बॉडी ऑफ द आंसर, ये कि हायरार्की पे ध्यान दो। मैंने पहले भी कहा कि जो तुम्हारा पहला पॉइंट है, दैट शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एग्जामिनर सुनना चाह रहा है कि भाई पानीपत में बैटल क्यों होती है ना, सारी बैटल्स या जो एम्पायर शेकिंग बैटल्स हैं वो पानीपत में क्यों हो रही है, ये एग्जामिनर तुमसे तुरंत सुनना चाहता है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो एग्जामिनर तुमसे तुरंत सुनना चाहता है, उसे घुमाओ नहीं, राइट, है ना। सबसे पहले बताओ कि हाँ भाई जो है ये नॉर्थ वेस्ट का जो है प्रॉक्सिमिटी है, नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन होते हैं पहले भी हिस्ट्री में, तो वो मैक्रो विजन भी दिख जाएगा। अब उसके बाद बताओ कि हाँ बारिश भी कम होती है, यहाँ ब्लैक स्मिथ भी है, ये है वो है, राइट। एंड देन द आंसर विल मेक सेंस टू द एग्जामिनर, एंड दैट्स हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग द बॉडी ऑफ द आंसर। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ऊपर रखो। दिस हायरार्की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर को अगर तुमने पहला पॉइंट ऐसा दे दिया जो कम रेलेवेंट है ना, कि पानीपत में ज्यादा लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, तुमने कहा क्योंकि वहां ब्लैक स्मिथ बहुत सारे, राइट, है ना, जो है प्लेन फील्ड है, लड़ाई हो सकती है, कहेगा ये कैसा आंसर है, एक लगता है बच्चे को समझ में नहीं आया, राइट। तो दैट इज द रीजन कि हाँ यू शुड एक्चुअली ऑप्ट फॉर द बेस्ट, और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज द फर्स्ट पॉइंट, एंड धीरे धीरे आप हायरार्की में नीचे जा सकते हो, राइट। दूसरा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, या जो है आगे भी कर सकते हैं, इज कोहेरेंस, फ्लो। कि ये जो तुम पूरा आंसर लिखते हो ना, जो है वापस इस स्लाइड पे आऊंगा मैं, राइट, कि देयर शुड बी कोहेरेंस ओवरऑल, कि यहां से पढ़ना शुरू किया तो हाँ वो अपने आप मुझे आगे की तरफ लेके जा रहा है, इस तरह का फ्लो होना चाहिए। तो सवाल में से जवाब ऐसे बहना चाहिए, राइट, ऐसा बह रहा है सवाल और तुम्हें फाइनली कंक्लूजन तक लेके जा रहा है। चलो इसको आगे दोबारा देखेंगे, चलो बट फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी बॉडी ऑफ द आंसर की और कुछ पॉइंट्स नॉट टू मिस, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू कोहेरेंस, राइट। तो कोहेरेंस में मैं कहूंगा कि मक्खन जैसा आंसर होना चाहिए, कि ये जो देखो इसको ध्यान से सुनना जरा, राइट, और मैं भी दोबारा सुन सकते हो यहां से, राइट, अगर एक बार ना समझ में आए तो। क्वेश्चन से
इंट्रोडक्शन का काम है क्वेश्चन से कनेक्ट करे तुरंत और आगे आंसर की तरफ इंडिकेट कर दे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एंड दिस शुड टेल की व्हाई, कंक्लूड। इस तरह का आपका पॉइंट होना चाहिए, इस तरह का आपका कोहेरेंस होना चाहिए, इस तरह का फ्लो होना चाहिए। एग्जामिनर बीच में रुके ही नहीं। एग्जामिनर को ये ना लगे कि हाँ यहां पे क्या कहा था, वहां पे क्या कहा था। देयर शुड बी नो रिपीटिशंस एज सच। यू कैन ऑल्सो यूज कनेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 इट सेल्फ कनेक्ट्स, ऑलरेडी कनेक्ट कर रहा है कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन कब आता है, दो के बाद आता है, कनेक्टेड है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पैराग्राफ में अगर आंसर लिख रहे हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्टली, सेकेंडली। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज जो हो सकता है कि तुमने कोई एक पॉइंट बताया, उसके बाद ये स्पेशली एस्से में तुम्हें मदद करेगा, कनेक्टर्स, यूज ऑफ कनेक्टर्स। तो एक पैराग्राफ बताया और दूसरा पैराग्राफ तुमने शुरू किया एडिशनली से, कि ये वाला पैराग्राफ तो तुमने पढ़ा बट अगला जो पैराग्राफ है एडिशनली एक पॉइंट और ले लो, राइट। उसका अगला पैराग्राफ सोचो ऐसे शुरू हो, हाउएवर, कि पीछे जो जाना, लेकिन हाउएवर ऐसा भी होता है। तो दिस इज हाउ एग्जामिनर क्या होता है कि उसे ये नहीं लगता कि पीछे क्या हुआ था, उसे ये लगता है कि हाँ कुछ फ्लो बना हुआ है, मेंटेन्ड है फ्लो, राइट। वो ऐसे सरकता हुआ चला जाता है आंसर में, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारा आंसर पढ़े, राइट। उसे ये ना लगे कि मैं भूल गया पीछे क्या हुआ था। तो दैट इज द रीजन दिस कोहेरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज कोहेरेंस, राइट, फ्लो। यू शुड नॉट मिस दिस। सेकंड पॉइंट उठाते हैं। सेकंड इज योर ओपिनियन। अब क्या है कि हम पढ़ते पढ़ते बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, है ना। स्पेशली यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे लोग हम ब्रह्मास्त्र में हो जाते हैं कि मैं ही हूं, मुझे ही सारा ज्ञान है, राइट। स्पेशली कमेंट एंड क्रिटिसाइज करने में कभी कभी आप बह भी जाते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नेवर राइट कि इन माय ओपिनियन, आई थिंक, ऐसे नहीं लिखते कभी, ठीक है। आपका आंसर है तो आप ही थिंक कर रहे होंगे, है ना। ऑलवेज सब्सटैंशिएट विद सम फैक्ट कि वो ऐसा कहते हैं, एक बड़ा हिस्टोरियन ऐसा कहता है, एक बड़ा इकोनॉमिस्ट ऐसा कहता है, राइट, या फिर इस थ्योरी के हिसाब से ऐसी बातें। और अगर तुम्हारा स्टांस कहीं तुम्हें लेना भी है कि तुम्हारा आंसर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मान लो तुम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो किस तरफ तुम्हारा आंसर झुका हुआ होना चाहिए, तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि क्या मेरा आंसर प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अगर तुम्हें किसी का साथ देना है तो वल्नरेबल सेक्शन के बारे में सोचो, वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में प्रो बनो। तुम्हारा आंसर प्रो माइनॉरिटी होना चाहिए, प्रो एनवायरमेंट होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप यू गॉट दिस, राइट। कि अगर तुम्हें कोई साइड चुननी है तो वो इन डायमेंशंस पे चुननी है, राइट। कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं, मे भी तुम्हारी पर्सनल फिलॉसफी जो भी हो, राइट, दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द आंसर, स्पेशली अगर वो इसके अलाइंड नहीं है तो। बात समझ आ रही है, राइट। तो योर ओपिनियन यू शुड कीप योर ओपिनियन यूजुअली टू योरसेल्फ एंड यू शुड थिंक लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली कि क्या आंसर देना है। अगर कहीं पे जो है अगर स्टांस लेने की बात आ भी गई तो दिस शुड बी दी स्टांस, एंड उसमें भी ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा सोचता हूं, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, राइट, है ना, अवॉइड करना है। अंडरस्टूड। तीसरा पॉइंट है कीवर्ड। देखो हर सवाल का एक कीवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हें कहा फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। अब फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में एज एन एग्जामिनर मैं सुनना चाहूंगा कि हाँ तुम बात करो वर्चुअली इंडिपेंडेंट, तो वर्चुअली इंडिपेंडेंट इज अ कीवर्ड। जैसे ही तुमने वर्चुअली इंडिपेंडेंट कहा, मैंने कहा हाँ भाई पढ़ के आया बच्चा, पता है इसको। तो दीज कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझो, है ना, कि एग्जामिनर वो सुनना चाहता है, वो उसे बताओ जो वो सुनना चाहता है। और ये तुम ट्राई करके देख लो, अपने दोस्त से कोई सवाल पूछो कि बताओ ऐसा क्यों होता है, राइट। तुम रियलाइज करोगे तुम उस पॉइंट का वेट कर रहे हो जो कि तुम्हारे दिल में है, और तुम्हारा दोस्त एक आध पॉइंट इधर उधर घुमाने लगेगा। जब तक वो पॉइंट नहीं कह देगा जो तुम सुनना चाहते हो, तुम उसको कोचते रहोगे, हाँ और बताओ, एक और रीजन दो, एक और रीजन दो, ये सब तुम करते रहोगे। ऐसा ही एग्जामिनर भी यही है ना, कि एकदम चुप रहिए, वो वाला बताइए जो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि नंबर तो इनको देना। बात समझ आ रही है। हमें क्या पता है, वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स लिखेंगे तो वही, लेकिन कोशिश करो कि अगर कीवर्ड वगैरह डाल दोगे तो एग्जामिनर रिलेट करने लगेगा, राइट। उसकी मॉडल कॉपी में भी ऐसा ही लिखे होंगे कुछ पॉइंट्स, वर्चुअली इंडिपेंडेंट, ट्रिबल स्टेट्स, है ना, एग्जाम्पल हैदराबाद, अवध एंड ऑल। जैसे वो ये सारी बातें समझ जाएगा, ओहो बच्चा पढ़ के आया है, बहुत बढ़िया, ले लो नंबर। तो दीज कीवर्ड्स जो तुम टॉपिक पढ़ते हो, है ना, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो उसके कीवर्ड जो वहां एग्जैक्टली लिखे हुए थे, अगर वो तुमने हेडिंग वगैरह में भी डाल दिए तो एग्जामिनर रिलेट करने लगेगा, यू विल गेट गुड मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट,
ओके देन जो है चौथा पॉइंट मैं कहूंगा, देखो सवाल ठीक से पढ़ो। हालांकि दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए एंड में डिस्कस कर रहा हूं कि तुम्हें याद रहे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है राइट, उस पर टाइम दो, उसे ब्रेक करो। और ये मैं तुम्हें ब्रेक करके दिखाऊंगा अभी जब हम लोग आंसर राइटिंग करना चालू करेंगे राइट, तो क्लासेस में ब्रेक करके दिखाऊंगा तुम्हें कि हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ा, तो ये नहीं कि टूट पड़े सीधे आंसर पे। और स्पेशली स्टार्टिंग में इट्स ओके टू ब्रेनस्टॉर्म एज वेल। और जो बिगिनर्स है जिनको लग रहा है कि मुझे ठीक से नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, इट्स ओके, क्वेश्चन पढ़ो और जाके पढ़ लो पहले, फिर आओ लिखो राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिकोड करो, कितने पार्ट हैं, क्या पूछना चाहता है, वाई पूछना चाहता है, हाउ पूछना चाहता है, फिगर आउट दी एसेंस। जल्दबाजी मत करो स्टार्टिंग में, एसेंस फिगर आउट करो कि सवाल क्या पूछना चाहता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। और जब ये फिगर आउट कर लो तब कूदो सवाल में, क्योंकि इतना बड़ा लिखोगे राइट और पता चला समझ ही नहीं आ रहा। वो पूछ रहा था कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी कैसे हुई थी, और तुमने समझ लिया कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी क्यों हुई थी राइट, और कैसे और क्यों में सवाल इधर उधर हो गया राइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि सवाल को ठीक से पढ़िए, डिकोड करिए। तो जो है इसके अलावा क्वेश्चंस के कीवर्ड्स होते हैं कि हाँ मान लो क्रिटिकली एनालाइज है तो क्या करना है, डिस्कस है तो क्या करना है राइट, है ना। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट बुद्धा ने कहा है कि डूड निर्वाणा अजीब होगा लेकिन उसके लिए पर्सनल परस्यूट रखती है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या होता है कि थोड़ी खुशी हो जाती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। बट आई होप कि इससे आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सोचना कैसा है, इनिशिएशन समझ में आया होगा, ब्रॉड फ्रेमवर्क। बट इसके बाद भी अभी सवाल देख के तुम्हारा पहला सवाल होगा शुरू कैसे करें राइट। तो आई विल बी डिस्कसिंग दीज कीवर्ड्स, लेकिन वो जब हम क्लास करेंगे या फिर आगे कोई दूसरा वीडियो बना देंगे, अगर आप लोगों को जरूरत लगी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे राइट। बट अभी जब हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह करेंगे जो है आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन में, वहां पे इन कीवर्ड्स का डिस्कशन फिर करेंगे राइट। तो ऑलरेडी एक और बात यहीं पे, दिस इज अभिषेक स्कूल ऑफ थॉट राइट, है ना। जो है डेफिनेटली आंसर राइटिंग के और मेथड होते होंगे राइट, बट मैं तुमसे कह रहा हूं कि हाँ देखो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी गुड मेथड। मैंने तुम्हें लॉजिक बताया है ना। अगर इसके अलावा कुछ और आप फॉलो करते हैं आपके हिसाब से, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ में ही लिखेंगे सब कुछ, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे राइट, है ना। और आपको कन्विक्शन है भाई, वो आपकी मर्जी है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई और स्कूल ऑफ थॉट को आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें पीछे का लॉजिक बताया कि ऐसे ऐसे सोचना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था फिलॉसफी ऑफ द आंसर से। बट दिस इज AST, दिस इज अभिषेक स्कूल ऑफ थॉट राइट। यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो, अगर आपको फॉलो करना है राइट। तो डेफिनेटली जो है मैं देखना चाहूंगा कि वन डे आपका ये ड्रैगन, आपकी आंसर राइटिंग स्किल इस तरह की डेवलप हो जाए और आप बेहतरीन राइटर बने, है ना। लिखो आंसर तो एग्जामिनर सैल्यूट करेंगे, हाँ यार क्या लिखा है, बहुत बढ़िया, सवाल भी समझा है और जवाब भी बहुत प्यारा है राइट, है ना। तो चलिए, तो जो है इसको फिर अभी यहीं तक रखते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए राइट। और ये जो है टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं राइट, दिस ऑसम प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम अभी खत्म भी हो गया और ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, इवन देन feel free to reach out to us, है ना। let us know, maybe we are doing something else या maybe we'll try helping you out right। तो मंडे को जो है 27th ऑफ जून हम पहली क्लास करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आई शेयर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, आप लोग फॉर्म में अपलोड करेंगे और फिर लाइव क्लास में हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। एक आध वीडियो डेफिनेटली जो है मैं जो है यहाँ पे YouTube पे भी अपलोड करूंगा, जो आप देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं राइट। यू कैन रीच आउट टू अस ऑन 8431840147 या फिर ट्रू एस्पिरेंट्स के जो है टेलीग्राम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा राइट। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हाँ कैसा लगा, क्या रहा राइट। और बाकी पढ़ते रहिए, बाकी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।